हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में अभी तक हम देख चुके हैं चेंज ऑफ फेस, एयर और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग, वोर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये सारे वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और एक टॉपिक और बचता है मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन। तो इसको मैं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ये गेट और ईएस जैसे सिलेबस में इसका कोई सिग्निफिकेंस मिला नहीं अभी तक मुझे, और अगर आप डिमांड करते हैं तो इसका एक वीडियो बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। तो आप सभी को ये सेटअप दिख रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेपर कंप्रेशन सिस्टम। कंप्रेशन सिस्टम में हम कंप्रेसर यूज़ करते थे। एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम ये असेंबली यूज़ करते हैं जो कंप्रेसर को रिप्लेस कर देती है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर को यूज़ करते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम के कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो बात मैंने बोली है ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में। अब डिस्कस करते हैं इसके सेटअप को। हमें डिस्कस करना पड़ेगा आगे चल के फंक्शन ऑफ एनालाइज़र, फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, क्योंकि ये दोनों जुड़े रहते हैं इसकी सेफ वर्किंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है, जैसा कल हमने देखा था। एग्जिट ऑफ एवापोरेटर को हमने पॉइंट 1 लिया था, जहाँ पर हमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर्स मिलते थे रेफ्रिजरेंट के। वैसे ही यहाँ पर पॉइंट 1 पर हम मान लेते हैं हमको लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं अभी एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। यहाँ पर अमोनिया रेफ्रिजरेंट रहता है और वाटर एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, तो अमोनिया लो टेम्परेचर पर पानी में घुल जाता है। अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर इन लो टेम्परेचर्स। तो इस प्रिंसिपल का हम यूज़ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो जो भी लो टेम्परेचर लो प्रेशर के अमोनिया वेपर्स हैं उनको हम एब्जॉर्बर से पास कराते हैं। एब्जॉर्बर में कोल्ड वाटर रहता है। कोल्ड वाटर में अमोनिया सॉल्युबल रहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ये वीक सॉल्यूशन बना लेते हैं। अमोनिया जो भी है वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है अमोनिया का वाटर में सॉल्युबल होना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट यहाँ पे निकलती है, तो उस हीट को एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। तो हम बाहर से कोई भी कूलिंग मीडियम ले लेते हैं, उसमें ये हीट डिसिपेट करा देते हैं। तो ये जो क्यू एब्जॉर्बर आपको दिख रहा है ये वही अमाउंट ऑफ हीट है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में निकलेगा। तो ये हीट क्यू एब्जॉर्बर एनवायरनमेंट में डिसिपेट करानी पड़ती है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमने T0 या T0 ले लिया है। आगे देखते हैं, जो भी यहाँ पे एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बना है लो प्रेशर का, उसको हम विद द हेल्प ऑफ पंप प्रेशराइज कर देते हैं अप टू 10.3 बार। इसको प्रेशराइज करने के बाद हम इसे हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं। हीट एक्सचेंजर का जो कंसेप्ट है यूज़ करने का वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। देन इसको हम पास कराते हैं जनरेटर में। इसको हम पंप के थ्रू प्रेशराइज करके कहाँ भेज देते हैं, जनरेटर में। जनरेटर में जब हम हीट इनपुट देते हैं, ये जो QG आप देख रहे हैं एट द टेम्परेचर TG, ये हीट इनपुट इन द जनरेटर है। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। हम ये हीट इनपुट देने के लिए जो बॉयलर की स्टीम होती है बची हुई उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से हम
हीट इनपुट दे रहे हैं। अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं जनरेटर में हीट सप्लाई करने के। तो जनरेटर में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो जो भी अमोनिया वाटर में पहले घुला हुआ था, द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन विच कंटेन्स अमोनिया वाटर सॉल्यूशन एट हाई प्रेशर, जब हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं तो अमोनिया के वेपर्स वाटर के वेपर्स बनने से पहले ही बनने लगते हैं, क्योंकि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो यहाँ पर आपको अमोनिया वेपर्स मिल जाते हैं। उन अमोनिया वेपर्स को हम एनालाइज़र से पास कराते हैं, फिर रेक्टिफायर से पास कराते हैं, और देन ये प्रोसेस सिमिलर है जैसा हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम में देख रहे थे। यहाँ से जो भी सेटअप है ये सेम हो जाता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम जैसा। हमें बस आज इतना सिस्टम देखना है कि इतने सिस्टम में होता क्या है। ठीक है, तो हम पूरा डिस्कशन आज यहीं तक सीमित रखेंगे कि इतने सिस्टम में क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, बाकी का ये वाला जो सिस्टम है ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं, जो भी अमोनिया वेपर्स हमको यहाँ पे मिले हैं उनको हम पास कराने वाले हैं एनालाइज़र से, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बच जाता है जिसको हम बोलते हैं वीक सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन को हम वापस से भेज देते हैं कहाँ पर, एब्जॉर्बर में। अब जो वीक सॉल्यूशन है वो रहता है गर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे हीट सप्लाई की थी। तो उस वार्म वीक सॉल्यूशन को जब हम हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं तो वो अपनी हीट एक्सचेंज कर देता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के लिए। ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पंप के थ्रू आ रहा था उसके लिए ये अपनी हीट सप्लाई कर देता है। यही यूज़ है इस हीट एक्सचेंजर को लगाने का। तो आगे देखते हैं, जो भी यहाँ पर वेपर्स बने थे अमोनिया के, उन अमोनिया वेपर्स के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी बन गया होगा। उन वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए हम एनालाइज़र का यूज़ करते हैं। एनालाइज़र में जैसा आप देख रहे हैं ये एक ओपन टाइप का कूलर है जिसमें ये ट्रे अरेंजमेंट है। तो जो भी वेपर्स इससे पास होती हैं, तो जब वाटर वेपर्स इससे टकराती हैं तो वो कंडेंस हो जाती हैं, और जो भी कंडेंस्ड लिक्विड है वो वापस से जनरेटर में गिर जाता है। उसको वापस से हम यहाँ पर एब्जॉर्बर तक ले आते हैं। अब एनालाइजर से पास होने के बाद जब अमोनिया वेपर्स पास होती हैं फिर किससे, रेक्टिफायर से। तो रेक्टिफायर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इंश्योर्स देयर इज नो वाटर वेपर इन द अमोनिया वेपर्स। तो ये इन रेक्टिफायर का काम क्या है, इंश्योर करना कि कोई भी वाटर वेपर आगे पास ना हो, क्योंकि अगर वाटर वेपर आगे पास होती हैं तो ये जाके एक्सपांशन वाल्व को चोक कर देंगी। क्योंकि एक्सपांशन वाल्व में क्या होता है, एक्सपांशन प्रोसेस होती है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज़ होते हैं। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पे वाटर वेपर्स आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लिक्विड वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो भी पाइपिंग सिस्टम है, जो भी अरेंजमेंट है, इसको चोक कर देगा। तो देखते हैं रेक्टिफायर एक वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर होता है जो वाटर वेपर और कुछ अमाउंट में अमोनिया वेपर्स को कंडेंस कर देता है टू इंश्योर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वाटर वेपर इन द NH3 वेपर्स। तो जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम वापस से भेज देते हैं जनरेटर में। इसके बाद जो भी कंसेप्ट है, जो भी फिनोमिना होने वाला है, वर्किंग सेम है एज हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो अब हम देखते हैं इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। जो भी लैंग्वेज हमने यूज़ की है उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं COP। इसका COP कई बार पूछा गया है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। इसको हम एक ट्रिक
के माध्यम से याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो एवापोरेटर का टेम्परेचर है उसको हम TE सब जो इसका सफिक्स है उसमें हम TE लिख देते हैं, वो डिनोट करता है ये किसका, एवापोरेटर का टेम्परेचर है। यहाँ पे TO एक यहाँ पे दिख रहा है और एक TO यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों एनवायरनमेंट टेम्परेचर्स हैं, इनको हम TO से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे एक टेम्परेचर रेंज और है TG, सफिक्स में क्या है G स्टैंड्स फॉर जनरेटर। तो 3 टेम्परेचर रेंजेस हम देख रहे हैं, उन 3 टेम्परेचर रेंजेस पर इसका COP डिफाइन होता है। रटने की ट्रिक ये है, इसकी मेमोरी ट्रिक, E गो अपॉन गो EGO अपॉन GOE। तो आई थिंक आपको ये मेमोराइज करने में थोड़ा सा आसानी लगेगी। आगे देखते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ने के लिए हमें एब्जॉर्बर, जनरेटर, एनालाइजर और रेक्टिफायर का फंक्शन पढ़ना पड़ता है कि इनका काम क्या है सिस्टम में। ठीक है, तो हम एब्जॉर्बर का देख चुके हैं क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो अमोनिया वेपर्स थी उनको वाटर में सॉल्युबल कर लेता है, घोल लेता है। उसके बाद जनरेटर का काम क्या था, जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अमोनिया की वेपर्स फॉर्म होती हैं। एनालाइजर का काम क्या था, जो भी अमोनिया वेपर्स फॉर्म हुई थी उसमें अगर कोई भी वाटर कंटेंट है तो उसको नीचे वापस से जनरेटर में वापस भेज देना। रेक्टिफायर का काम क्या था, ये इंश्योर करता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वाटर वेपर। देन अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट इन एंड एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन की इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसमें 2 टाइप यूज़ होते हैं जनरली। पहला है एक्वा अमोनिया जो अभी हमने डिस्कस किया है, दूसरा होता है लिथियम ब्रोमाइड वाटर सॉल्यूशन। तो एक्वा अमोनिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर है वो एब्जॉर्बेंट होता है और जो अमोनिया है वो रेफ्रिजरेंट होता है। अगर दूसरे सिस्टम की बात करते हैं वाटर लिथियम ब्रोमाइड में, वाटर रेफ्रिजरेंट होता है और लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लिथियम ब्रोमाइड वाटर सॉल्यूशन में रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो उस कंडीशन में लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट वर्क करता है। आगे देखते हैं, थ्योरेटिकली जो हम सिस्टम डिस्कस कर रहे थे उसका हमने एक पिक्टोरियल व्यू यहाँ पे बना दिया है। देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन is formed when ammonia dissolved completely in cold water. This process is exothermic। जो यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो वेपर्स थी अमोनिया की, वो जब completely soluble हो जाती हैं वाटर में, वो क्या बना लेती हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के बनने में मतलब जब अमोनिया वाटर में घुल रहा है तो ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी, मतलब यहाँ पे हीट जनरेट होगी तो उस हीट को हमें बाहर भी निकालना है। तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है, जो क्यू एब्जॉर्बर आपको दिख रहा है, ये निकालने के लिए मतलब ये एनवायरनमेंट में डिसिपेट कराना पड़ता है विद सम हीट सिंक। आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज पम्प्ड टू अ प्रेशर अबाउट 10.5 बार विच इज़ क्वाइट स्मॉल। जो वर्क हमें करना पड़ता है पंप में वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता जितना हम कंप्रेसर में कर रहे थे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। पंप वर्क यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट का वर्क होता है क्योंकि जो भी सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब हम वेपर कंप्रेशन की बात कर रहे थे तब वहाँ पर हमें वेपर्स को हैंडल करना था, यहाँ पे हमें लिक्विड सॉल्यूशन को हैंडल करना है, तो पंप वर्क एज कंपेरिजन टू वेपर कंप्रेशन सिस्टम कम लगता है। आगे देखते हैं, इन हीट एक्सचेंजर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन गेट्स हीट बाय वीक सॉल्यूशन विच इज़ रिटर्निंग फ्रॉम जनरेटर। यहाँ से जो वीक सॉल्यूशन गरम वीक सॉल्यूशन आ रहा था और यहाँ से जो ठंडा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जा रहा था, तो गरम वीक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हीट सप्लाई कर देता है, किसमें, हीट एक्सचेंजर में। आगे देखते हैं, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इन जनरेटर। अब हम बात कर रहे हैं जनरेटर की। जब हम हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में हीट सप्लाई कराते हैं तब क्या होता है,
the solubility of ammonia in water reduces, and formation of ammonia vapor starts before the formation of water vapor because of low boiling point of ammonia as compared to water. तो ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले किसके वेपर्स बनते हैं, अमोनिया के, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग वीक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर देन सप्लाइड टू हीट एक्सचेंजर विच देन कम्स इन एब्जॉर्बर। तो बात वही है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि गरम गरम जो सोल्यूशन आ रहा है वो अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देगा किसको, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को, इन हीट एक्सचेंजर। आगे देखते हैं। Analyzer and rectifier removes water vapors which may escape with ammonia vapors from generator। तो ये एनालाइज़र जो है और ये जो रेक्टिफायर है, इनका फंक्शन क्या है, वाटर वेपर्स को रिमूव करना। देखते हैं एनालाइज़र क्या है। एनालाइज़र माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ जनरेटर विच इज़ एन ओपन टाइप कूलर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रेस। वाटर वेपर गेट कंडेंस्ड एंड फॉल्स बैक इन जनरेटर। तो ये फंक्शन है एनालाइज़र का। एक ओपन टाइप कूलर है जिसमें ट्रे सिस्टम होता है, ट्रे सीरीज़ में अरेंज्ड रहती हैं। जब इससे जो वेपर्स हैं गुजरते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इसमें कंडेंस्ड हो जाता है और वापस से जनरेटर में गिर जाता है। आगे देखते हैं।